Hello students, hope you are doing well. Today in this video we are going to start the chapter electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का आपका इसमें रहेगा फिजिक्स का पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो आपके मेटल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. ठीक है, जो मेटल्स आपके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं दैट आर योर कंडक्टर्स. जो नहीं करवाते इलेक्ट्रिक करंट को दैट आर योर इंसुलेटर्स. और सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं. ठीक है, ये मिडल में होते हैं सेमीकंडक्टर्स की. ये कुछ कंडीशंस पे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं. ठीक है, फर्दर आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितना चार्ज एक सेकंड में आपका पास ऑन कर रहा है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, इस एंड से इस एंड में आप कितना चार्ज एक मिनट में पास कर सकते हो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स होती हैं आपकी एम्पियर और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स. ठीक है, कई बार आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप यूनिट से भी देख के पता कर सकते हो कि ये क्या क्वांटिटी आपकी गिवन है. कई बार पता नहीं चलता बच्चों को, तो आप यूनिट्स से देख सकते हो. करंट की यूनिट्स एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम. फर्दर कूलम एक इलेक्ट्रॉन, जो कूलम है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. नेक्स्ट, जितना आप चार्ज को कितना आपके एक वायर में कितना आपका चार्ज जा रहा है, उसको हम मेजर करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, क्यू आपका बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द वायर होते हैं. ठीक है, चार्ज का होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, चार्ज हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में. तो एन क्या है आपका नंबर, ई क्या है आपका चार्ज. ठीक है, ई की अभी आपको वैल्यू करवाई है ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, ये आपको ऊपर अभी इलेक्ट्रॉन की कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको एन से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट, करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है एमीटर. और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं. ठीक है, करंट जब भी हम मेजर करेंगे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेंगे? एमीटर. और करंट की यूनिट्स क्या होती है? एम्पियर. ठीक है, को रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, एमीटर एंड एम्पियर. ठीक है, सीरीज में लगाते हैं हम एमीटर को करंट नोट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, करंट आपका हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो सिंबल्स अब तक पढ़े होंगे, ये बैटरी बनी होती है. ठीक है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो करेगा. करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है आपका. ठीक है, तो वो ऑपोजिट रहेगा आपका. ये बात याद रखनी है. करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, एक और चीज से ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स से भी ध्यान रखते हो. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव बना होता है. ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव. लर्न करने की ट्रिक है ये आपकी. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल. इसके बेस अब एक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. आपको एक करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर का, एक बल्ब में से 10 मिनट्स के लिए पास हो रहा है. आपको चार्ज निकालना है, कितना उसमें से अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द बल्ब. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इस पूरे चैप्टर में आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपके न्यूमेरिकल्स इजिली सॉल्व हो सकते हैं. आपका 20% पेपर न्यूमेरिकल्स का बना होता है फिजिक्स का. तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से और लाइट चैप्टर में से आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते ही हैं. ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. इसके लिए आप अदर रेफरेंसेस बुक जैसे प्रदीप होगी. ठीक है, और आपके सैम्पल पेपर्स होते हैं एवरग्रीन के टुगेदर के, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो. ठीक है, इस टाइम पे कम से कम क्वेश्चंस आप अपने प्रीवियस पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, ये आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, मूविंग टू द न्यूमेरिकल. यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू इज इक्वल टू आई टी. ठीक है, उसके बाद आई और टी. टी क्या है आपका? टाइम. दोनों की वैल्यूज पुट करी, 10 मिनट्स एंड मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करा. क्यों? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स यूनिट्स आपने जब ऊपर पढ़ाई है मैंने आपको, चार्ज की यूनिट्स आपकी कूलम बाय सेकंड है, तो कूलम तो आपको निकालना है चार्ज. आई आपका करंट एम्पियर में दिया हुआ है, टाइम आपका मिनट्स में है, तो मिनट से आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिनट्स की जगह आवर्स दिया होता, तो आप 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स करते, 2 बाई 60 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व के बाद 300 कूलम आपका चार्ज आ गया. नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, कितना आप वर्क करोगे एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए. ठीक है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ. दो एंड्स हैं आपके, कितना आप काम करोगे, कितना वर्क डन करोगे एक यूनिट चार्ज को मूव करने के एक एंड से
दूसरे एंड तक, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V से इसको हम लिखते हैं। यूनिट्स क्या होती है इसकी, वोल्ट, करंट की एम्पियर, वोल्टेज की आपकी वोल्ट, W की जूल्स होती है, Q की आपकी कूलम होती है, ठीक है। ऊपर हमने करंट मेजर करने के लिए एम्पियर यूज़ किया था, और वोल्ट मीटर हम क्या यूज़ करने के लिए करते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है वोल्ट मीटर, और आपका ये हमेशा पैरेलल लगा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर आपका सीरीज में होता है, और ये आपका वोल्ट मीटर पैरेलल होता है। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, ये आपकी हायर क्लासेस में भी आपको यूज होगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वोल्टेज है वो करंट के इक्वल होएगी, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज जो अप्लाई है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ओके। इसके लिए फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अब जब आप हटाते हो तो ऊपर वाला आपका रिलेशन आता है आपके पास। होगी उतनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस होगी। इसके बेस से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं कि एक आपकी 5 सेंटीमीटर की वायर है और एक आपकी 2 सेंटीमीटर की वायर है, तो किसमें से आपकी रेजिस्टेंस या करंट आपकी ज़्यादा होगी। करंट और रेजिस्टेंस आपके इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये हम ओम्स लॉ से लर्न कर सकते हैं। ओम्स लॉ को लर्न करने की ट्रिक, V इज इक्वल टू आई आर, इसको आप याद रख सकते हो, वीर, वीर के टर्म्स में। और रेजिस्टेंस आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम आपका रेजिस्टेंस होगा, और डायरेक्टली का रेजिस्टेंस आपकी डायरेक्टली ये वाला देखो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये रिलेशन याद रखना है आपको। एक एक जो ये बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो डबल मार्क करें, ये वाला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये, और करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है। ओम्स लॉ को लर्न करने की ट्रिक क्या है, वीर, V इज इक्वल टू आई आर, वीर, इससे आप ट्रिक से लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी क्या होती है आपकी, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल या नॉन मेटल की, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि कितना वो करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज इट्स रेजिस्टिविटी। मेटल और एलॉयज़ की वो कम होती है, इस रेंज में जो मैंने लिखी हुई है 10⁻⁶, याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं रहता आप यू कैन स्किप ऑल्सो। इंसुलेटर्स की लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये होती है 10⁻12 से 12⁻17 जी, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो ये पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ होते हैं आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। ये हमने केमिस्ट्री में अभी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में आपके मेटल और नॉन मेटल्स में। एलॉयज़ क्या होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं, ठीक है। एलॉयज़ की फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके ज़्यादातर मेटल के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके एलॉय के बने होते हैं। व्हाई? क्योंकि ये आपकी लो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। जिस मेटल्स का बना होता है उनसे कम लो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की। फर्दर, ये आपका ऑक्साइड जो बने होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते, ठीक है। एलॉयज़ डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो बर्न नहीं होते, दैट्स व्हाई एलॉयज़ को हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टंगस्टन, आप सबने पढ़ा होगा, बल्ब की जो वायर बनी होती है अंदर की फिलामेंट, वो टंगस्टन की बनी होती है। क्यों? क्योंकि वो ईज़िली आपकी मेल्ट नहीं होती हाई टेम्परेचर भी, और अगर फर्दर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए बहुत ज़्यादा, तो आपकी वो वायर आपके कनेक्शन सर्किट को वो मेल्ट होके आपके कनेक्शन सर्किट को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो दैट इज़ द यूज़फुल ऑफ द एलॉयज़। नेक्स्ट, कॉपर और सिल्वर आपके ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स जैसे आपके घर के बाहर वायर्स वगैरह बनी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, तो कॉपर और सिल्वर के बने होते हैं। ज़्यादातर हम कॉपर के यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि चीप है, सस्ता है कॉपर एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ के बेस हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका 60 वोल्ट का, ठीक है, और आपका करंट है 4 एम्पीयर का। तो आप
का क्वेश्चन है। और व्हाट करंट विल बी अ हीटर ड्रॉज इफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इंक्रीज टू 120, मतलब 60 से 120 हो गया तो करंट क्या होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, वीर के नाम से आप ओम्स लॉ लिखोगे। ठीक है, वोल्टेज और करंट में आपका डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वोल्टेज और करंट आपके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, क्योंकि हीटर तो आपका वही है ना, जितना वो हीटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस की वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। करंट और वोल्टेज में डिफरेंस आएगा तो रेजिस्टेंस तो सेम रहा। वी से आप रिलेशन से आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यहाँ से आपने रेजिस्टेंस निकाली और आपने आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। V1 आपका 120 है, तो आपने करंट निकाल लिया। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते थे आप, देखो यहाँ पे एक ट्रिक से आपको डायरेक्टली, लेकिन आपको पेपर में सीबीएसई में यही अप्लाई करके आना। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में मार्किंग स्कीम जब आप देखोगे हर एक स्टेप के मार्क्स है, लेकिन आप वैसे इसको स्किप कर सकते हो टू वेरीफाई द आंसर। ठीक है, एमसीक्यू में आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है? अब देखो वोल्टेज आपकी डबल बनी, ठीक है, वोल्टेज आपकी डबल हुई, वोल्टेज आपकी 60 से 120 हुई है। ठीक है, करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की, जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतना ही आपका करंट बढ़ेगा, तो करंट भी आपका डबल होएगा, मतलब 4 से करंट कितना हो जाएगा, उसका डबल करो 4 का 8। ठीक है, तो आंसर आ गया 8 एम्पीयर। ये आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो या वेरीफाई करने के लिए आप ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, विल द करंट फ्लो इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। ठीक है, एक वायर है सेम मटेरियल की, किसमें से करंट इजीली फ्लो करेगा, ये आपने वही ओम्स लॉ का और वी आपका रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स है उससे आपने ये आंसर निकालना है। ठीक है, इसको निकालने का देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पे आप देखोगे एरिया और रेजिस्टेंस, आपने थिक और थिन बोला है ना, अगर थिक और थिन ले रहे हैं मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको थिक और थिन पता होना चाहिए। थिन वायर कौन सी होती है, जो पतली होती है। ठीक है, और थिक वायर कौन सी होती है, जो मोटी वायर होती है। ठीक है, दैट इज योर थिक वायर। थिक वायर का एरिया बड़ा होता है, एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्सली है, तो रेजिस्टेंस कम हुई। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हुई तो मतलब करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपका इनवर्सली रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ वीर होता है ना, तो उसमें से आपने वोल्टेज को सेम रखा तो V अपॉन आर आएगा इक्वल टू आई, तो मतलब आई इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर आर, ये रिलेशन आएगा। तो थिक वायर हैज लो रेजिस्टेंस, इसलिए उसमें से मैक्सिमम करंट जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से लिए, कुछ आपकी रीजनिंग की डिफरेंट बुक में से भी लिया। ये क्वेश्चंस भी कर लोगे न्यूमेरिकल्स के तो आपको एग्जाम में ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर रेजिस्टेंस सेम रही है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका हाफ को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस हाफ टू इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब जो पहले थी उससे आधा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, तो करंट में क्या चेंज आएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो वोल्टेज अगर हाफ होगी है तो करंट इज ऑल्सो रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी न्यूमेरिकल में ये चीज़ हमने अप्लाई करे वैल्यू के साथ। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर्स, अगर आपको ये तो डिस्कस करी थी हमने एक रेजिस्टेंस, अगर आपको डिफरेंट रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 3-4, तो उनकी रेजिस्टेंस के आप डिफरेंट कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, कनेक्शंस बनाने के बाद आपके वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सब हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका, ठीक है, अगर हमने सीरीज में कनेक्ट करें, सीरीज क्या होता है आपका, ये देखो डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये सीरीज का कनेक्शन है, मतलब लगातार जॉइंट टू जॉइंट अगर मैच हो रहे हैं आपके तो वो सीरीज है। ये देखो जॉइंट R2 R3, ये आपस में ऐसे लगे होते हैं जब रेजिस्टेंस एक ही लाइन में। ठीक है, या फिर ऐसे वर्टिकली भी लगा सकते हो आप, लेकिन आप देखोगे एक कॉमन एंड आता है। ठीक है, कई बार आपको सर्किट डायग्राम दिया होता है आपको समझ नहीं आता, तो आपने क्या देखना है, इसके कॉमन एंड, एक कॉमन एंड दूसरे वाले के साथ अगर मैच कर रहा है तो और मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो वो आपके सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में यही डिफरेंस होता है कि सीरीज में आपके वन वर्टेक्स इज कॉमन इन ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, एक कॉमन होता है। ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें करंट सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप आई करंट डाल रहे हो तो बाहर भी आपका आई ही वापस आ रहा है करंट, तो जो आपके सीरीज में होता है करंट रिमेन द सेम, लेकिन हर रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, R1 R2 क्या है, रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर क्या होता है, जो आपको करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्ट करता है, तो वो आपका होता है रेजिस्टर। ठीक है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, वो सेम करंट है आपका अमाउंट सेम रहता है सीरीज में,
लेकिन पैरेलल में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सीरीज़ पैरेलल 2 ही कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में। सीरीज़ में देखोगे आप 1 टू 1 एंड लगे होते हैं, ठीक है? तो इसके केस में आपका करंट रिमेन्स द सेम। इसकी डेरिवेशन भी है, शॉर्ट सी एक वो भी बनाई हुई है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो। सीरीज़ में आपका देखो आरएस से लिखा हुआ है और आपका रेजिस्टेंस तीनों आपने प्लस कर देने हैं, ठीक है? 3 दिए हुए हैं, 4 दिए, जितने नंबर दिए हुए हैं वो आपने सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दोगे, देन आपके पास सीरीज़ का रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज इसमें डिफरेंट होएगी लेकिन करंट सेम रहता है, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज डिफरेंस है, करंट सेम रहता है किसमें? सीरीज़ में। तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह ओह्म्स लॉ से आप लिख सकते हो, वीर होता है ना, वीर IR, तो IR, ठीक है? V की जगह आपने IR डाला, ठीक है? सबकी वैल्यूज़ पुट करिए। इसमें आप देखोगे करंट तो रिमेन्स द सेम, तो कैंसल थ्रू आउट कर दिया आपने, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कई बार आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेरिवेशन के लिए आ जाता है, ठीक है? तो आपने ये ध्यान रखना है कि करंट सेम रहता है सीरीज़ में, बस। ये आपका और ये आपका फ़ॉर्मूला, ये आपको याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक और इसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके बेस आता है या आपका ओह्म्स लॉ के बेस्ड न्यूमेरिकल आता ही आता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपका फुल न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल का, ठीक है? पैरेलल में आप देखोगे कि आपके तीनों एक लाइन में लगे होते हैं और आपके दोनों एंड्स फ्री होते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके पैरेलल में जो मैंने डॉट में, ठीक है? ये आपका कोई भी एंड आपका कंसाइड नहीं कर रहा। एक एंड है, दूसरा ये तीसरा, तीनों एंड्स आपके डिफरेंट है और ये आपस में एक वायर से हमने लिंक कर दिया, ठीक है? ये रेजिस्टर वायर 2, 3 बीच में, और इसमें आप देखोगे दोनों जो एंड्स होते हैं वायर के रेजिस्टर्स के, वो आपके कोई भी आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा, मतलब एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ, ठीक है? तो ये पैरेलल में है। पैरेलल में आप देखोगे कि वोल्टेज आपकी सेम रहती है, ठीक है? वोल्टेज रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट आपको वीर वाले रिलेशन से इसकी डेरिवेशंस कराई हुई है कि करंट आपका डिफरेंट हो सकता है। तो करंट की वैल्यू आपने पुट करी V अपॉन RP, वीर है ना, तो I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन R, तो V अपॉन RP डाला और सभी की वैल्यूज डाल के, वोल्टेज कॉमन है, कैंसिल आउट करके आपके पास रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है। जो बॉक्स में डाला हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो हाईलाइट किया है V इज इक्वल वोल्टेज सेम, ये पता होना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? रेस्ट आप अपने बिहाफ पे भी कर सकते हो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 5 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? सबकी वैल्यूज़ दी हुई है और वो कनेक्ट करा है आपने 12 वोल्ट बैटरी से, ठीक है? वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो आप, जो R1, R2 आपस में ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है? R3, R4 और R5 ये पैरेलल लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला जो पूरा ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है और जो नीचे वाला ये कॉम्बिनेशन है, ये आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका डायग्राम में आपको ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो ऊपर वाले लगे हुए हैं दैट आर इन द पैरेलल, और ये जो ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाला आपस में कैसे हैं? सीरीज़ में, ठीक है? तो पहले हम R1 और R2 R डैश से रिप्रेज़ेंट करा, इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाला, फ़ॉर्मूले से पुट करा, 1 अपॉन RP किसके इक्वल था? प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है? तो ये वाला फ़ॉर्मूला भी मैंने पुट कर दिया। सिमिलरली R3, R4 और R5 जो आपने कैलकुलेट करा, वो R डबल डैश से यहाँ पे मैंने मार्क करा है। तो उसकी वैल्यू आपकी आई है, दिस इज़ योर R डैश की वैल्यू 8 ओम है और आपकी R डबल डैश की वैल्यू आई है आपकी 10 ओम, ठीक है? 10 ओम आई है इसकी वैल्यूज़। उस दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करके 10 R डैश और R डबल डैश ये सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी। RS का क्या आएगा? R डैश प्लस R डबल डैश, तो 8 प्लस 10 18 ओम इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। फर्दर करंट क्या होता है? V अपॉन R, तो वी वोल्टेज आपको 12 वोल्ट ही होती है, रेजिस्टेंस आपने ऊपर वाली डाली तो आपके पास करंट आ गया, ठीक है? पैरेलल में करंट आपका डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तो वोल्टेज आपने 12 वोल्ट डाली, ओके? नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? इस टाइप के नेक्स्ट वाले में इम्पोर्टेंट टाइप ये है न्यूमेरिकल्स की, कि आपके 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है और गलती भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिनको आता है प्रैक्टिस से, तो उनके लिए तो बहुत ईज़ी है ये, क्योंकि आपको आंसर पता है, सिर्फ़ आपने कॉम्बिनेशन देखना है कि किससे आपको प्लस माइनस करके ये कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है? देखो फर्स्ट देखो, आपके पास रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, अगर आपने तीनों रेजिस्टर्स को, आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम बनानी है, ठीक है? तीनों रेजिस्टर्स की। अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे, सीरीज़ में लगाते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो तीनों को 2 + 3 + 6, तो आपका 11 ओम आया, लेकिन वो आपका आंसर नहीं है। तो मतलब आपके तीनों रेजिस्टेंस कभी भी सीरीज़ में नहीं लगे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में
4 और 1 ओम पूछा हुआ है, ठीक है? तो आपने बताना है कैसे इन रेजिस्टर्स को आपने कनेक्ट करना है। टू गेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। तो सीरीज़ में नहीं है तो तीनों एक बारी हम ट्राई करेंगे पैरेलल में। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 1/Rp निकालना है, पैरेलल में तीनों रेजिस्टर्स को लगाओगे, तो आप सॉल्व करने के बाद देखोगे कि आपका आंसर आ रहा है 1 ओम। ठीक है? तीनों को आपने पैरेलल में लगाया। ओके? तो 1 ओम आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बी पार्ट में था, तो बी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखो आपने एक पैरेलल में लगा लिया, एक सीरीज़ में लगा। नेक्स्ट इसमें देखो आपको 4 ओम चाहिए। अब देखो आपने सीरीज़ पैरेलल में तो लगा ली। एक बार ये वो इंडिविजुअली अगर आपने सीरीज़ और पैरेलल के 2-2 कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, ठीक है? 3 और 6 में हमें कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 6 को अगर हमने पैरेलल में लिखा है, ठीक है? 3 और 6 को आपने पैरेलल में रखते हो 1 बाय करोगे, तो ऑन सॉल्विंग आर डैश 2 ओम आ गया, ठीक है? 2 ओम आपको R1 भी दिया हुआ है, तो R1 प्लस आर डैश आपका 4 ओम आंसर आ गया, ठीक है? एक और चीज़ कई बार बच्चों को नहीं समझ आता, तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन 2 और 6 को लगाते, तो आपकी आर डैश की कुछ और डिफरेंट वैल्यू आती और 3 के साथ अगर आपने सीरीज़ में लगाते तो कुछ और आप वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट आती जो चाहिए, ठीक है? तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है? मैथ्स में जैसे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी हम हिट एंड ट्रायल करेंगे, ठीक है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के प्लस माइनस करने के बाद आपको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके बेस्ड आप और क्वेश्चन प्रदीप में से प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रदीप्स के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बेस्ट है, फिजिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक। आपकी अगर हाईएस्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस बतानी है आपको। 4 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है? हाईएस्ट होगी वो आपकी सीरीज की रेजिस्टेंस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट वैल्यू हम रेजिस्टेंस की कब मिलती है हमें, जब कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा सीरीज का। और लोएस्ट कब होती है, जब हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तो हाईएस्ट में हमने चारों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने के बाद आपकी वैल्यू 48 आई है, और पैरेलल में लगाओगे तो 1 अपॉन ऑन सॉल्विंग आरपी की वैल्यू आपकी 2 आई, ठीक है? यहाँ से भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है, सीरीज में आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? हीटिंग इफेक्ट में ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि अगर आपने करंट फ्लो कर रहा है वायर में से, तो कितनी वो हीट हो रही है, दैट इज इट्स हीटिंग इफेक्ट, और इसका नाम क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है? तो पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है? V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है? और इसकी यूनिट्स क्या होती है, वॉट। ये आपको न्यूमेरिकल्स इसके बेस्ड आते हैं, तो आपको याद रखना है कि पावर की यूनिट्स क्या है, वॉट। तो अगर वॉट लिखा हुआ है तो मतलब आपको पावर दी हुई है। नेक्स्ट इसको कंफ्यूज नहीं करना है, हीट। हीट कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता है, कई बार नहीं लिखा होता, यूनिट्स होती है। तो जूल्स अगर मेंशन है तो वो हीट की यूनिट्स दी हुई है, ठीक है? ये डिफरेंट रिलेशन है। आपको याद रखना है 2 रिलेशन, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है? P इज इक्वल टू V इंटू आई, और H इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है? H इज इक्वल टू P इंटू टी, ये 2 रिलेशन से ही आप सारे रिलेशंस निकाल सकते हो। कई बार आपको यूनिट्स कन्वर्जन या आपको करंट या रेजिस्टेंस देना, ठीक है? आपको इसमें 3 ही रिलेशंस मेनली याद रखने हैं। वीर, ओह्म्स लॉ का, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन आपके रेजिस्टर्स के, और P इज इक्वल टू V इंटू आई, H इज इक्वल टू P इंटू टी। ये आपके रिलेशंस याद रखने हैं, बाकी आप खुद ड्राइव कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? P की वैल्यू V इंटू आई डाली, या V को मैंने V की जगह आई आर डाला, ठीक है? तो ऑन सॉल्विंग आई स्क्वायर आर टी बन गया, ठीक है? ये आई को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया V अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी V स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है? तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आप इससे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन मेन रिलेशन आपको यही याद रखना है, ठीक है? अब इसके बेस न्यूमेरिकल्स करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन जो 840 वॉट कंज्यूम कर रही है, ठीक है? जब उसे हीट करा मैक्सिमम पे, और अगर उसको हीटिंग मिनिमम करी है उसकी, तो 360 वॉट। अब देखो यूनिट्स आपको वॉट दिख रहा है, तो मतलब ये पावर दिया है। वोल्टेज इसमें एक कांस्टेंट रखी है 220, तो आपको रेजिस्टेंस और करंट निकालनी है हर एक केस में, ठीक है? तो आप देखोगे कि आपकी P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है? तो आपको करंट निकालना है फर्स्ट केस में। करंट निकालने के लिए क्या रिलेशन यूज़ करते हो, V I को इधर रखा, V को P के नीचे डाला, ठीक है? तो I इज इक्वल टू P बाय V, ठीक है? ये आपका रिलेशन बना। तो P1 और वोल्टेज तो आपको 220 दी हुई है दोनों केस में, तो 220 रखा। तो I1 और I2 की आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, यू विल बी गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट आपको वीर का रिलेशन पता है, वीर से आप R की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, वोल्टेज आपको पता है, करंट आपने ऊपर से कैलकुलेट करा है। तो R1 और R2 की वैल्यू आपने ऑन सॉल्विंग ये किया, ठीक है? आपको बेसिकली जो रिलेशंस करवाए हैं 5 ही याद करने हैं, उस उन्हीं को घुमा-फिरा के आपकी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएँगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और करते हैं। ये अब करेंगे हीटिंग के बेस पे, ठीक है? हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स के बेसिस पे है आपका न्यूमेरिकल ये, कि 100 जूल ऑफ हीट अगर आपने ईच सेकंड में
4 ओम रेजिस्टेंस में पास करे तो पोटेंशियल बताना है आपको, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन दिया हुआ है मैंने, H इज़ इक्वल टू V इंटू आई टी, ठीक है। इसी में से आप देखोगे कि एच जूल्स दिया हुआ है, मतलब ये आपको H की वैल्यू दी हुई है। सेकंड दिया हुआ है, टाइम की दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, V निकालना है, ठीक है। तो I की वैल्यू नहीं दी हुई तो V, I की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया V अपॉन R। तो ऑन सॉल्विंग V स्क्वायर बाय R, ठीक है, इंटू टी। ये आपका हीटिंग बना, ठीक है। आपको V निकालना है। ऑन रीअरेंजमेंट आपके पास ये आया, इसमें वैल्यूज पुट करी, H की जगह 100 जूल डाला, R आपका 4 ओम्स दिया हुआ है और टाइम आपको 1 सेकंड दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका वोल्टेज आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। मेन रिलेशन याद रखोगे, आपके बेसिस पे 10th लेवल पे बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। जिनको हॉट्स के क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ठीक है। ये आपका काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले आपके हॉट्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको अपना फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में एक भी मार्क्स नहीं कट करवाना, तो वो आप ये न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बेसिस पे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है एक, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है 25 वॉट का और उस पे 220 वोल्टेज दी हुई है, ठीक है। एक 100 वॉट का है, उस पे भी 220 वोल्टेज दी हुई है और इन्हें कनेक्ट करा है हमें सीरीज में, ठीक है। 2 बल्ब है, दोनों की डिफरेंट वोल्टेज है, दोनों की सेम वोल्टेज है और डिफरेंट वॉट है, वॉट मतलब पावर दी हुई है। आपको जब ये 440 में हमने कनेक्ट करा है सीरीज में, तो इनमें से आपने बताना है कौन से वाला बल्ब फ्यूज़ होगा, ठीक है। एक फर्स्ट 25 वॉट का है, सेकंड बल्ब आपका 100 वॉट का है, ओके। अब वॉट दिया हुआ है, पावर से रिलेशन निकालेंगे और रेजिस्टेंस से, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमें बोला हुआ है सीरीज में, सीरीज की रेजिस्टेंस आपको पता है, दोनों रेजिस्टेंसेस को आपने प्लस करना है। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से निकालना, मैंने आपको P इज इक्वल टू वी इंटू आई कराया, आई की जगह आपने V अपॉन आर डाला, तो आपके पास रिलेशन बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, R1 और R2। तो आपने रेजिस्टेंस की टर्म में R ऊपर रखा, P नीचे डाला, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अभी हमने सॉल्व नहीं करा, सिर्फ हमने वैल्यू को पुट करा है। नेक्स्ट सीरीज में डाली थी, सीरीज में आपकी R1 प्लस R2 फॉर्मूला होता है, तो दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करा, ऑन सॉल्विंग आपकी ये कुछ टर्म आ गई, मैंने एज इट इज रखे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सीरीज में कनेक्ट करें हमने रेजिस्टर्स को, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट की वैल्यू क्या निकालोगे आप, V होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई निकालना है तो V अपॉन आर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट V की वोल्टेज की वैल्यू 440 दी हुई है आपको, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपने सीरीज वाला निकाल लिया, तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकालोगे 2/11 एम्पियर। नेक्स्ट आप निकालोगे इंडिविजुअल वोल्टेज, ठीक है। V1 और V2 वोल्टेज निकालोगे और जिसकी वोल्टेज आपकी ज़्यादा आएगी, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी वही बल्ब फ्यूज़ होगा। तो V1 और V2 की आपने वोल्टेज की वैल्यू निकाली, आप देखोगे फर्स्ट केस में आपका 352 आई, लेकिन आपको जो उस पे मार्क था वो 220 था, वो ज़्यादा वोल्टेज है, तो ये बल्ब जो फर्स्ट बल्ब है ये आपका फ्यूज़ होगा। सेकंड आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी 880 है, ठीक है, 88 है, ये आपकी 220 से कम है, तो ये वाला फ्यूज़ नहीं होगा, ओके। तो आपका बल्ब 1 विल बी फ्यूज़, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो बेसिक्स 5 करवाए हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।